नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर शिखा रघुवंशी एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर एट सिंप्लीफाई एकेडमी। आज की क्लास में बच्चों हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग एनसीईआरटी के एक सवाल का यहाँ पर आंसर करने वाले हैं। एनसीईआरटी में एक सवाल हमसे पूछा गया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis बच्चों दोनों प्रोसेसेस को जो है वो डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम बड़े आराम से यहाँ पर सारे के सारे डिफरेंसेस को बता सकते हैं। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस साइड बच्चों हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर थोड़े बहुत डिफरेंसेस स्पर्मेटोजेनेसिस के। कुछ डिफरेंसेस बच्चों हमें इन स्कीमेटिक डायग्राम से पता चल रहे हैं, उनको हम लिखेंगे नहीं बट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए, ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस कहां होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन टेस्टिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो साइट है अकरेंस की वो है टेस्टिस। और अगर हम oogenesis की बात करते हैं बच्चों, oogenesis कहां होता है? इट स्टार्ट्स इन ओवरीज एंड कंप्लीट कहां हो रहा है बच्चों? एंड कंप्लीट इन फेलोपियन ट्यूब आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म। सो पहली इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है बच्चों कि यहां पर जो अपनी स्पर्मेटोजेनेसिस है वो पूरी की पूरी प्रोसेस जो है स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनने की जो प्रोसेस है वो पूरी की पूरी टेस्टिस के अंदर हो रही है। यहां पर oogenesis वाला जो प्रोसेस है, oogonia से ओवम के बनने की जो प्रोसेस है बच्चों, वो पूरी की पूरी अपनी ओवरीज के अंदर नहीं होती है, वो ओवरी के अंदर होती है। और बाकी कंप्लीशन कहां होता है? कंप्लीशन उसका होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अब अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं बच्चों, इट कॉन्टिन्यूज इन ओल्ड एज, है ना। एक बार स्टार्ट हो जाएगी स्पर्मेटोजेनेसिस तो वो ओल्ड एज तक, बुढ़ापे तक चलती रहेगी एक मेल के अंदर। लेकिन बच्चों अगर हम बात करते हैं यहां पर oogenesis की, तो हमें पता है यहां पर क्या होता है, जो अपनी oogenesis है स्टॉप्स या सीजेस एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। एनसीईआरटी में 50 ईयर्स दिया हुआ है कि 50 ईयर्स में जो है oogenesis वो सीज हो जाता है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। और क्या डिफरेंसेस है बच्चों? और डिफरेंसेस ये है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हमने देखा है कि यहां पर मैम बीच में कहीं भी पॉज नहीं लगता। स्पर्मेटोगोनिया से बच्चों क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं बच्चों यहां पर 4 स्पर्मेटिड्स। और ये 4 स्पर्मेटिड्स जो हैं वो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद बनाते हैं स्पर्मेटोजोआ। जेनेसिस, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है। सो ये बात हमें ध्यान रखनी। देखिए, ये स्टेप हम लिख नहीं रहे हैं बट आपको पता है कि यहां पर स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, यहां पर oogonia से प्राइमरी oocyte बनेंगे। ये भी एक डिफरेंस आप लिख सकते हैं अपने आप। ठीक है, अभी इनको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, पहले इसका एक यहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट लिख लेते हैं। देखिए, यहां पर वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यहां पर एक ये है अपनी डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब हमें पता है क्या है बच्चों, ये रुक रुक के हो रही है ना। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं, ये इसकी ऑपोजिट प्रोसेस है। यहां पर ये कॉन्टिन्यूअसली चल रही है एक मेल के अंदर, कोई बीच में स्टॉप नहीं लगता। लेकिन हमें पता है बच्चों यहां पर 2 बार स्टॉप होती है oogenesis की प्रोसेस। प्राइमरी oocyte जो है वो डिप्लोटीन में अरेस्ट होता है पहले तो, और फिर वो सेकेंडरी oocyte जो है वो मेटाफेज 2 में अरेस्ट होता है। तो यहां पर ये वाली प्रोसेस जो है 2 बार अरेस्ट होता है यहां पर अपना सेल। ठीक है, तो ये मतलब है कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का। यहां पर बच्चों हमें पता है यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। और मेल गैमीट कैसा है बच्चों अपना? मेल गैमीट जो है मैम वो है मोटाइल, उसके पास होता है फ्लैजिला एंड इट इज स्मॉल इन साइज। अगर हम बात करते हैं बच्चों oogenesis की, तो oogenesis में मैम होता है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, ओवम, और ये होता है अपना लार्ज एंड इट इज नॉन मोटाइल, और इसके पास बहुत सारा डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, ये सारे डिफरेंसेस हैं। और डिफरेंसेस इस डायग्राम में उनको देख लेते हैं। देखिए, यहां पर स्पर्मेटोगोनिया से बनेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहां पर oogonia से बनेंगे प्राइमरी oocyte। ये डिफरेंस लिख सकते हैं आप। यहां पर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यहां पर एक प्राइमरी oocyte से बनेगा बच्चों एक सेकेंडरी oocyte, और साथ ही साथ बनेगी हैप्लॉइड टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी।
ठीक है, यहां पर डिवीजन इक्वल है, यहां पर डिवीजन अनइक्वल है। इन चीजों को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहां पर नहीं लिख रही हूं, ये आप अपने आप खुद लिख सकते हैं। यहां पर बच्चों 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं 4 स्पर्मेटिड्स, यहां पर एक सेकेंडरी oocyte से बनने वाला है 1 ओवम, और एक बनने वाली है टाइनी पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है, जो डिजेनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों यहां पर एक प्रोसेस नहीं होती है, यहां पर जो ओवम बनता है उसका फर्दर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ओवम बनता है मियोसिस 2 के बाद, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2 देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन बच्चों अगर हम यहां देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में, जो स्पर्मेटिड्स मैम बने हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स जो बने हैं, उनका होता है डिफरेंशिएशन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है दोनों में बच्चों। सो ये बातें हमें यहां पर ध्यान रखनी है कि यहां पर काफी सारे डिफरेंसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। हमें इस डायग्राम में बच्चों बहुत अच्छे से ये पता होना चाहिए कि कौन सी सेल हैप्लॉइड है और कौन सी सेल यहां पर डिप्लॉइड है। स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ऊगोनिया और प्राइमरी oocyte, ये सारी बच्चों अपनी हैं डिप्लॉइड सेल्स। ये सारी कैसी सेल्स हैं बच्चों? ये सारी डिप्लॉइड सेल्स हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की, स्पर्मेटिड की और स्पर्मेटोजोआ की, ये सारी की सारी हैप्लॉइड सेल हैं। इसी तरीके से बच्चों यहां पर सेकेंडरी oocyte, फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम, ये सारे के सारे हैं बच्चों अपने हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से बच्चों पता होनी चाहिए कि यहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों हार्मोनल कंट्रोल की। देखिए ये हार्मोनल कंट्रोल हमने oogenesis में थोड़ा बहुत पढ़ा है, बट यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए हार्मोनल कंट्रोल के ऊपर, तभी आप चीजों को बहुत इजीली ग्रास्प कर पाएंगे। देखिए अगर हम फीमेल्स में बात कर रहे हैं बच्चों, फीमेल्स में हार्मोनल कंट्रोल किस तरीके से, देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं। हमें पता है कि मैम जैसे ही प्यूबर्टी हिट करती है एक फीमेल के अंदर, सो हाइपोथैलेमस से मैम एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी हिट होने पर हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है GnRH। फुल फॉर्म है बच्चों गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और इसको हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ये चीज बिल्कुल ही अब क्लियर होनी चाहिए बच्चों, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ हार्मोन है बच्चों GnRH, हमें पता है कि मैम ये जाकर एक्ट करता है एक दूसरी ग्लैंड के ऊपर जिसका नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी, पढ़ा हुआ है हमने। एंटीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज करवाता है फर्दर 2 हार्मोन्स। एक हार्मोन का नाम है बच्चों फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं FSH, और दूसरा हार्मोन जो यहां पर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ GnRH रिलीज होता है बच्चों एंटीरियर पिट्यूटरी से, उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इस हार्मोन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बच्चों LH। ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर है, हमने ये मेल के केस में भी पढ़ा है और ये सेम हार्मोन्स हमने फीमेल के केस में भी पढ़े हैं। हमें पता है इन दोनों हार्मोन्स को FSH और LH को मिला के क्या बोलते हैं बच्चों कलेक्टिवली, गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स क्यों? क्योंकि ये मैम गोनाड्स पर काम करते हैं। मेल के केस में टेस्टिस पर काम करते हैं और फीमेल के केस में ये काम करते हैं मैम ओवरीज के ऊपर। ये चीज बिल्कुल ही हमें अब क्लियर है। ठीक है, चलिए अब बच्चों फीमेल के केस में देख लेते हैं। मेल के केस में हमें याद है कि मैम जो LH था वो लेडिक सेल्स के ऊपर एक्ट कर रहा था, एंड्रोजन्स रिलीज हो रहे थे। ठीक है, अगर हम FSH की बात करते हैं मेल्स के केस में, तो मैम ये सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट कर रहा था और वहां पर ये कुछ फैक्टर्स को रिलीज कर रहा था जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द कंप्लीशन ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ये चीज हमने पढ़ी हुई थी। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं बच्चों फीमेल्स के केस में, तो हमें पता है कि जो FSH और LH है किस पे एक्ट करने वाला है मैम, ये दोनों जाकर एक्ट करने वाले हैं ओवरी के ऊपर, है ना। ये किस पे एक्ट करेंगे बच्चों, ये एक्ट करने वाले हैं मैम यहां पर ओवरी के ऊपर। अगर हम FSH की बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं 60,000 से 80,000 एक ओवरी के अंदर प्यूबर्टी पे, उनको ये स्टिमुलेट करती हैं। ये 6 से 8 स्टिमुलेट करती हैं हर मंथ, है ना। सो फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन क्या करती हैं, ये फॉलिकुलर सेल डेवलपमेंट, जो कॉर्टेक्स के अंदर ग्रैनुलोसा सेल्स पड़ी हुई हैं बच्चों, ये उनको एक्टिवेट करती हैं। और हमने पढ़ लिया है अब लास्ट क्लास में, जब ये एक्टिवेट करती हैं तो क्या बनाती हैं बच्चों, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी
और टर्सरी से मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनती है। और हमने ये भी पढ़ लिया था कि मैम जितनी ज्यादा ये फॉलिकुलर सेल्स बनती हैं उतनी ही ज्यादा मैम इन सेल से रिलीज होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ये चीज पढ़ चुके हैं हम लोग। अगर हम बात करते हैं बच्चों यहां पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहां पर फीमेल्स के केस में क्या करता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है मैम ये इंड्यूस करता है ओव्यूलेशन को। एंड ये बहुत जरूरी हार्मोन है टू फॉर्म एंड मेंटेन क्या बच्चों, कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम पिछली क्लास में हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी ये सब बातें पढ़ी हुई हैं, इनको हम एक बार यहां पर समराइज कर रहे हैं क्योंकि आज की क्लास में हम इसमें डीप में जाने वाले हैं, तो ये ओवरव्यू हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बच्चों, उसके बाद हमने पढ़ा था कि मैम ये जो कॉर्पस लूटियम होता है ये 2 हॉर्मोन्स रिलीज करता है, एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है बट बहुत थोड़ा थोड़ा, बट ये बहुत ज्यादा अमाउंट में कौन से हार्मोन को रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन। इसका मतलब ये है यहां पर बच्चों कि हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ जीएनआरएच, उसने एक्ट किया मैम एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकला है एफएसएच और एलएच, और मैम इन हार्मोन्स ने एक्ट किया है किसके ऊपर बच्चों, इन हार्मोन्स ने मैम एक्ट किया है ओवरी के ऊपर। इसका मतलब यहां पर आप ध्यान से अगर देखें इसको, कौन कौन से ऑर्गन्स बच्चों इन्वॉल्व है, हाइपोथैलेमस, उनके हार्मोन्स ने काम किया है एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, और एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं वो काम कर रहे हैं अपना ओवरी के ऊपर। और क्या पढ़ा था बच्चों हमने यहां पर, अब हमें ये चीज भी इसका भी थोड़ा थोड़ा आइडिया है, नहीं है तो हम थोड़ा सा आइडिया यहां पर ले लेते हैं, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। जो ये एस्ट्रोजन है बच्चों, ये क्या करते हैं, अगर हम बात करते हैं यहां पर इन 2 हार्मोन्स की जो रिलीज हो रहे हैं ओवरी से, एस्ट्रोजन आर रिलीज्ड बाय फॉलिकुलर सेल्स एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड अ लिटिल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन इज रिलीज बाय व्हाट बच्चों, कॉर्पस लूटियम। ये दोनों कहां है बच्चों, ये दोनों अपने रिलीज हो रहे हैं ओवरी से। अब ये जाकर एक्ट करते हैं बच्चों एक दूसरे ऑर्गन के ऊपर जिसका नाम है यूट्रस। अगर हम एस्ट्रोजन की बात करते हैं तो एस्ट्रोजन क्या करता है बच्चों, एस्ट्रोजन जो है वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम को पॉलीफरेट करवाता है, सो इट इंड्यूसेस प्रोलीफरेशन ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम। यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली वॉल की लेयर है एंडोमेट्रियम, ये उसकी सेल्स को जो है मल्टीप्लाई करवाता है, उसके नंबर को इंक्रीज करवाता है। अगर बात करते हैं बच्चों प्रोजेस्टेरॉन की, तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन का बेसिकली रोल होता है टू मेक दिस यूट्राइन एंडोमेट्रियम सिक्रीटरी, है ना, इट मेक्स व्हाट, इट मेक्स यूट्राइन एंडोमेट्रियम सिक्रीटरी। ये उसके अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स को जो है बनवाता है, और ग्लैंड से फिर भर भर के ग्लाइकोजन वगैरह बच्चों रिलीज होता है, तो इसको भी डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहां पर ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन जो है वो ओवरी पर काम करते हैं, और फाइनली ओवरी से रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स हैं बच्चों वो हमारे यूट्रस पे काम करते हैं। तो हर मंथ एक फीमेल की बॉडी में हमें यहां पर ये हार्मोनल चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं एक पैटर्न वाइज, ठीक है। सो आइए बच्चों इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली क्या है बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली यही चीज है कि किस तरीके से जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं वो ओवरी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हर मंथ, और जो ओवरी के हार्मोन्स हैं वो हर मंथ यूट्रस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। यही है मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए अब थोड़ा बहुत जो बेसिक चीजें एनसीईआरटी में दी हुई है पहले उनको हम नोट की फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रिप्रोडक्टिव साइकिल है बच्चों प्राइमेट्स के अंदर, फीमेल प्राइमेट्स है ना, फीमेल्स की प्रॉपर्टी होती है। तो यहां पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इट इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट्स, ठीक है। फीमेल प्राइमेट्स, प्राइमेट्स किस में आते हैं बच्चों, प्राइमेट्स अपने आते हैं मैमल्स की कैटेगरी में। सो वो मैमल्स जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने के लिए मिलती है उनको हम लोग बोलते हैं प्राइमेट्स, और फीमेल्स की प्रॉपर्टी है। सो इट इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट्स। जैसे कि बच्चों कौन कौन आते हैं, इसमें आ जाते हैं हम लोग ह्यूमन बींग्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। इसमें आ जाते हैं बच्चों एप्स, गोरिल्ला वगैरह,
और बच्चों इसी के अंदर आ जाते हैं मंकी। सो ये तीनों एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं कि फीमेल प्राइमेट्स कौन है जिनके अंदर हमें देखने के लिए मिलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो मतलब क्लास मेमेलिया है और ऑर्डर है प्राइमेटा, है ना। मतलब फीमेल प्राइमेट्स, आपको ये वर्ड ध्यान रखना है कि फीमेल प्राइमेट जो हैं ह्यूमन बींग्स, एप्स एंड मंकीज, इनके अंदर हमें देखने के लिए मिलती है बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों 2025 में नीट में ये आपको आया है कि व्हाट इज मिनार्के, व्हाट इज मिनार्के। सो मिनार्के क्या है बच्चों? मिनार्के का मतलब है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन विच बिगिंस एट प्यूबर्टी। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है जो प्यूबर्टी पर स्टार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिनार्के। इसी तरीके से बच्चों एक और वर्ड है यहां पर, एक और वर्ड क्या है यहां पर अगर हम बात करते हैं, एक और वर्ड है यहां पर मीनोपॉज। ये सारे के सारे हमें वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। सो ये क्या है बच्चों? यहां पर हम लिख सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मीनोपॉज क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल ceases or stops at the age of 50 years। उसी को बोलते हैं बच्चों मीनोपॉज। मीनोपॉज बेसिकली पूरा ही पूरा पॉज नहीं होता है, पूरा का पूरा स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। मीनोपॉज में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाती है, कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है उसके बाद। सो ये कुछ बेसिक से पॉइंट है जो एनसीईआरटी में दिए हुए हमें पता होना चाहिए कि फीमेल प्राइमेट्स की प्रॉपर्टी होती है, क्लास मेमेलिया के जो फीमेल प्राइमेट्स हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, जैसे कि एप्स, जैसे कि मंकी। मिनार्के का मतलब होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो प्यूबर्टी पर आती है। मीनोपॉज का क्या मतलब है? मीनोपॉज का मतलब होता है मैम जब एक 50 इयर्स की वुमेन में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो मेंस्ट्रुएशन है वो कंप्लीटली बंद हो चुका है, स्टॉप हो चुका है, उसको बोलते हैं मीनोपॉज। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं यहां पर फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो कितनी फेजेस हैं? एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हमें देखने के लिए मिलती हैं 3 फेजेस। अगर हम बात करते हैं कि मैम जो एवरेज टाइम इंटरवल है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, पूरी की पूरी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आप ये बता रहे हो कि यहां पर 3 फेजेस हैं। इन 3 फेजेस का पूरा जो टाइम पीरियड है वो है 28 to 29 डेज। ठीक है, सो यहां पर मार्क करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये इस तरीके से 14 डेज यहां पर कंप्लीट हुए हैं और फिर 15 16 17 18 19 20 20। ठीक है, 28 डेज की साइकिल है। मैंने क्या बोला है आपको? मैंने ये बोला है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 से 29 डेज की साइकिल है और इसमें हमें 3 फेजेस देखने के लिए मिलती है। अगर हम बात करते हैं बच्चों साइकिल वर्ड की, तो साइकिल का क्या मतलब होता है? साइकिल का मतलब होता है मैम जहां से शुरू करते हैं वहीं पर हम आकर रुकते हैं और फिर वहीं से शुरू करेंगे, फिर दोबारा से आकर वहीं पर रुकेंगे, तो उसका मतलब होता है साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल। देखिए अब अगर हम यहां पर बात करते हैं तीनों फेजेस की बच्चों, तो फर्स्ट 5 डेज, 3 to 5 डेज जो है, ये इतना पीरियड जो होता है एक किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो कहलाता है बच्चों मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज। सो पहला फेज क्या हो गया बच्चों? पहला फेज हो गया है मैम अपना मेंस्ट्रुअल फेज। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड फेज की, सो जब आपका मेंस्ट्रुअल फेज खत्म होगा वहां से आपका शुरू हो जाता है बच्चों एक सेकंड फेज जो आपका चलता है 14th डे तक। सेकंड को हम लोग बोलते हैं बच्चों यहां पर फॉलिक्यूलर फेज। सेकंड फेज जो होता है वो होता है बच्चों फॉलिक्यूलर फेज और इसी फेज का नाम होता है बच्चों प्रोलिफेरेटिव फेज। ये सब नीट में सवाल आए हुए हैं, आपको याद रखना है कि कौन सी फेज का क्या नाम है, फर्स्ट फेज क्या होती है, सेकंड फेज क्या होती है, उसका दूसरा नाम क्या है और क्यों। अभी मैं आपको ये पूरा डिटेल में पढ़ाने वाली हूं कि फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफेरेटिव फेज क्यों बोलते हैं। ठीक है, और बच्चों 14th डे के बाद यहां पर स्टार्ट हो जाती है अपनी थर्ड फेज, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं लूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, और इसका दूसरा नाम होता है बच्चों सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज। और 14th डे पर बच्चों अगर किसी की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 to 29 डेज का है, तो 14th डे पर यहां पर एक इवेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन
या फिर इसी को बोला जाता है बच्चों ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज, यहां पर जो है सेकेंडरी oocyte जो है इस पॉइंट पर 14th डे पर सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होने वाला है ओवरी से, उसी को बोलते हैं बच्चों ओव्यूलेटरी फेज या फिर ओव्यूलेशन। ठीक है, तो हमें ये इतनी बातें पता होनी चाहिए। चलिए अब यहां पर कुछ रिलेटेड पॉइंट्स है बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल से, उसको हम लिख लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट मिनार के मेनोपॉज के बारे में हमने लिख लिया है, हमने लिख लिया है कि फीमेल प्राइमेट्स की प्रॉपर्टी है बच्चों। सो अब हम कुछ और बातें यहां पर लिख लेते हैं। देखिए मेंस्ट्रुएशन जो है वो कब कब रिपीट होती है, कितने दिनों में रिपीट होती है? मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन इंटरवल ऑफ 28 to 29 डेज। इंपॉर्टेंट, ठीक है, 28 to 29 डेज। किसी किसी का टाइम जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाता है, बट हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस चीज को लिख रहे हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन है इज रिपीटेड एट एन इंटरवल ऑफ 28 to 29 डेज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कह किसको रहे हैं? देखिए द साइकिल्स ऑफ इवेंट्स फ्रॉम one menstruation till the next, one menstruation till the next one is called menstrual cycle। अब ध्यान से सुनिए बच्चों इस चीज को कि menstrual cycle है क्या। कई बार हमें लगता है कि menstrual cycle का मतलब है बस वो menstrual flow वाला टाइम, menstruation वाला टाइम, जब जिस टाइम पे हमारी बॉडी से जो ब्लीडिंग हो रही है वही menstrual cycle है। नहीं, menstrual cycle बेसिकली क्या है? से फॉर एग्जाम्पल बच्चों मई मंथ का एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई गर्ल है और 1 मई को जो है उसके पीरियड स्टार्ट हुए हैं ना, उसको मेंसेस हुआ है, मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ है, उसकी बॉडी से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है 1 मई को। ठीक है, सो जब उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है मई मंथ में, और जब बच्चों उसको नेक्स्ट ब्लीडिंग आएगी, से फॉर एग्जाम्पल उसको जो नेक्स्ट ब्लीडिंग आती है वो आती है 29 मई में। ठीक है, इसका मतलब इसका पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो कब हुआ है? 1 मई में, और हमें पता है उसकी दूसरी साइकिल कितने दिन बाद रिपीट होगी? 28 to 29 डेज। सो से फॉर एग्जांपल परफेक्टली 28 डेज के बाद उसको दोबारा से मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब 29 इस 1 मई और 29 मई के बीच में जितनी भी सारा टाइम पीरियड है, जितनी भी इवेंट्स यहां पर घटनाएं होंगी, पहली मेंस्ट्रुएशन से लेके सेकेंड मेंस्ट्रुएशन तक जितनी भी घटनाएं बीच में होंगी, इन पूरी घटनाओं को, इन सीरीज ऑफ इवेंट्स को, इन साइकिल ऑफ इवेंट्स को हम लोग बोल रहे हैं बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मैंने आपको बता दिया है कि इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आती हैं अपनी 3 फेजेस। पहली फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरी फेज है फॉलिकुलर फेज, और तीसरी फेज है बच्चों लुटियल फेज। तो ये चीज बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में? एन ओवम इज रिलीज्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ओवम के रिलीज होने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। एन ओवम इज रिलीज्ड from ovary at the middle of each menstrual cycle। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में, है ना, एग्जैक्टली कितना लिखा है बच्चों? 28 डेज का साइकिल है, तो 14th डे पर जो है वो एक ओवम रिलीज होने वाला है। ओवम की बजाय हम इसको परफेक्टली लिख लेते हैं बच्चों, ओवम नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं मैम सेकेंडरी oocyte। अब ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि ओव्यूलेशन में क्या रिलीज होता है बच्चों? ओव्यूलेशन में ओवरी से रिलीज होता है मैम एक सेकेंडरी oocyte, जिसके ऊपर मैम 2 कवरिंग्स होती हैं। एक कवच का नाम होता है जोना पेलुसिडा, और मैम जो दूसरा कवच होता है उसका नाम होता है कोरोना रेडियाटा। तो ये चीज अब क्लियर होनी चाहिए, बार बार डिस्कस हम नहीं करेंगे इस चीज को, हमें ये चीज बिल्कुल ही क्लियर है कि ओव्यूलेशन के टाइम पर ओवरी से क्या रिलीज हो रहा है? ओवरी से रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte विद जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडियाटा। इसी को मैम हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों? इसी को हम लोग बोल रहे हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, चलिए अब हम इस प्रोसेस को बच्चों पूरा का पूरा डायग्रामेटिकली डिटेल में पढ़ लेते हैं। सो यहां पर मैंने गलती से लिख दिया है रेडिएशन, इट इज रेडियाटा। यू पीपल आर क्लियर विद दिस, है ना? सो कोरोना रेडियाटा। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों ईस्ट्रस साइकिल की। ठीक है, ये नीट में पूछा हुआ है तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। जो ईस्ट्रल साइकिल है ये क्या है बच्चों? इट इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ नॉन प्राइमेट फीमेल्स। नॉन प्राइमेट फीमेल्स,
मैमल्स के अंदर जो नॉन प्राइमेट फीमेल्स हैं, है ना, मैमल्स में ही है, वो मैमल्स जो नॉन प्राइमेट्स है, जो प्राइमेटा ऑर्डर में नहीं आते हैं बच्चों, उनमें हमें देखने के लिए मिलती कौन सी साइकिल? उसमें हमें देखने के लिए मिलती है ईस्ट्रस साइकिल। यहां पर अपने एग्जाम्पल आ जाएंगे सारे, डॉग, कैट, कैमल, हॉर्स, काउ, बफलो, सब कुछ आ जाएगा बच्चों इसी में, है ना। ये सब क्या है? ये सारे हैं अपने नॉन प्राइमेट्स, और इनके अंदर कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, ठीक है। इनमें क्या होता है बच्चों? इनमें कभी भी जो एंडोमीट्रियम की लाइनिंग है, जैसे हमारे अंदर क्या होता है, अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग, एंडोमीट्रियम की जो लाइनिंग है वो हर मंथ शेड ऑफ होती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। इनके अंदर ऐसा नहीं होता है। यहां पर क्या होता है बच्चों? यहां पर जो एंडोमीट्रियम होती है, इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड, एंडोमीट्रियम इज एब्जॉर्ब्ड, अंदर ही एंडोमीट्रियम को जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, नॉट शेड एज मेंस्ट्रुएशन। इसको मेंस्ट्रुएशन की फॉर्म में कभी भी शेड नहीं किया जाता है, ब्लीडिंग की फॉर्म में ये बॉडी के बाहर नहीं फेंकी जाती है। तो मतलब यहां पर हमें कोई भी ब्लीडिंग देखने के लिए नहीं मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रखना है। नीट में पूछा गया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा हुआ था कि जो ईस्ट्रस साइकिल होती है वो किसके अंदर होती है? तो नॉन प्राइमेट फीमेल्स के अंदर होती है। मैमल्स जो प्राइमेट्स हैं उनके अंदर होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, पूरी ब्लीडिंग होती है। लेकिन जो नॉन प्राइमेट फीमेल्स हैं बच्चों, मैमल्स के अंदर, उनके अंदर हमें देखने के लिए मिलती है ईस्ट्रस साइकिल। तो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, और उनके अंदर ब्लीडिंग भी नहीं होती है। चलिए बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम करने जा रहे हैं, इस पर आपको पूरा फोकस बनाना है अपना, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इसको इधर ले लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस हो। देखिए यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे के पूरे डायग्राम में बच्चों हम ये देखने वाले हैं कि 28 डेज में क्या क्या चेंजेस हमें यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं। 28 डेज में अगर हम बात करते हैं एक फीमेल की, तो उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। देखिए हमें पता है, एक चीज इंपॉर्टेंट हमें पता है कि मैम जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स, मैं ऐसे लिख देती हूं यहां पर, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं मैम, जो उनका लेवल है वो डिसाइड करेगा कि कैसे चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे। किसमें बच्चों? एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स का लेवल हम यहां पर बनाएंगे, और इन हार्मोन्स का लेवल डिसाइड करेगा कि ओवरी के अंदर क्या इवेंट्स चल रही हैं, ओवेरियन इवेंट्स। और हमें पता है ओवेरियन, ओवरी में जो चल रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग मैम यहां पर रिलीज होंगी क्या बच्चों? ओवरी में इवेंट्स के अकॉर्डिंग ही मैम रिलीज होंगे ओवेरियन हार्मोन्स। और ये जो मैम ओवेरियन हार्मोन्स हैं, यही क्या करेंगे बच्चों? ये इन्फ्लुएंस करने वाले हैं यूट्रस को, है ना। सो यूट्राइन इवेंट्स। ध्यान से देखिए हम लोग यहां क्या कर रहे हैं, यहां पर हम पूरा का पूरा एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाने वाले हैं बच्चों। किसका? यहां पर हम पूरा का पूरा स्कीमेटिक एक डायग्राम बनाने वाले हैं कि किस तरीके से जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं वो इंपैक्ट डालते हैं ओवरी के अंदर, और जो ओवरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं वो किस तरीके से इंपैक्ट डालते हैं बच्चों यूट्रस के अंदर। ठीक है, सो यहां पर हमें 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना है ताकि हम इन सभी के सभी इफेक्ट्स को इजीली पढ़ पाएं। सो यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर हम डेज लेवल कर लेते हैं। देखिए, है ना, ये से फॉर एग्जांपल 0 डे है, 1 2 3 4 5, हम इसको 1 भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 26 27 कितना हुआ है 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 एंड 28 29। ओके, ये 29 का बन गया था। चलिए ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पर मुझे आपको समझाना है तो इसलिए मुझे परफेक्टली ड्रॉ करना ही पड़ेगा। आइए देखिए बच्चों, हमें पता है सबसे पहले क्या हो रहा है यहां पर। सबसे पहले मैम हम वहां से स्टार्ट करते हैं अपनी साइकिल को जहां हमारे से समझना बहुत आसान है। देखिए, अगर हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज की, सबसे पहला फेज जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फेज में मैम जो एंडोमीट्रियम की लाइनिंग होती है वो शेड होती है 3 से 5 दिन तक। 3 से 5 दिन तक हमें यहां पर ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है। जो हमारी एंडोमीट्रियम की वॉल है मैम वो शेड ऑफ हो जाती है, और वो वेजाइना के थ्रू
सारी की सारी जितनी ब्लड वेसल्स हैं और जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस की, उसकी जो वो वॉल बनी थी और ब्लड वेसल जो है वो वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर आती रहती हैं। तो फर्स्ट फेज जो है बच्चों, यूट्रस के अंदर क्या देखने के लिए मिल रहा है? यूट्रस के अंदर मैम हमें देखने के लिए मिल रहा है ब्लीडिंग। अब आप मुझे एक चीज यहां पर बताइए कि ये ब्लीडिंग क्यों हो रही होगी? अगर एक फीमेल के अंदर ब्लीडिंग हो रही है बच्चों, उसका क्या रीजन है? अगर एक फीमेल के अंदर मैम ब्लीडिंग हो रही है तो उसका रीजन ये है कि जो प्रोजेस्ट्रॉन है, हमने पढ़ रखा है कि प्रोजेस्ट्रॉन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोजेस्ट्रॉन के बारे में क्या पढ़ा था बच्चों? प्रोजेस्ट्रॉन का इंपॉर्टेंट रोल है मैम कि वो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसको वो थिक करता है और उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। लेकिन यहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं हुई है, यहाँ पर तो मैम ब्लीडिंग हो गई है। मेंस्ट्रुअल फेज में अगर ब्लीडिंग हुई है, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब जो मैम कॉर्पस लूटियम था पिछले महीने का, से फॉर एग्जाम्पल ये हम एक फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल बना रहे हैं मई मंथ में, इसका मतलब जो अप्रैल मंथ में कॉर्पस लूटियम बना था, जो प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, लेकिन वो कॉर्पस लूटियम जो है वो डीजनरेट कर गया है। इसका मतलब एक फीमेल की बॉडी में जो है प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल एकदम से डिप हुआ है। सो इसलिए यहां पर क्या देखने के लिए मिली बच्चों? इसलिए यहां पर मैम हमें देखने के लिए मिली है ब्लीडिंग। सो अगर हम बात करते हैं यहां पर हॉर्मोन्स की बच्चों, सो और ओवेरियन हार्मोन्स में क्या होगा बच्चों? ओवेरियन हार्मोन्स की मैम अगर बात करते हैं तो यहां पर जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल है वो कम होगा, है ना? ठीक है, क्योंकि कॉर्पस लूटियम जो है वो डिजेनरेट कर चुका है और यहां पर लेवल जो है हार्मोन्स का वो अपना कम है। अगर हार्मोन्स का लेवल ज्यादा होता तो मैम ये एंडोमेट्रियम थिक होती चली जाती, ये कभी भी ब्रेक ना होती इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं एफएसएच और एलएच की बच्चों। एफएसएच और एलएच के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें पता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैम जब एक कॉर्पस लूटियम बनता है और वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा होता है तो ऑटोमेटिकली एफएसएच और एलएच का लेवल जो है वो कम हो जाता है। क्यों? एफएसएच का मतलब है मैम वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, वो ओवम बनाएगा। लेकिन हमें पता है 14th डे पे ओवम जो है वो रिलीज हो चुका होगा, है ना? अगर हम बात करते हैं पिछले मंथ में ओव्यूलेशन हुआ होगा अप्रैल के मंथ में, उसके बाद कॉर्पस लूटियम बना होगा। सो जब वो कॉर्पस लूटियम बना होगा बच्चों, वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा होगा बहुत ज्यादा, तो वहीं पर एफएसएच और जो एलएच का लेवल है वो कम हो गया होगा। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि एक एग जो है वो रिलीज हो चुका है और हम दूसरा एग जो है उसके जो स्टिमुलेट होने की प्रोसेस है उसको भी हम एनहांस करें। तो यहां पर बच्चों में देखने के लिए मिलता है कि एफएसएच और एलएच का लेवल काफी कम होता है। लेकिन बच्चों यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसे ही ये मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है, इसके दूसरे ही तीसरे दिन क्या होता है? अब यहां पर एक उम्मीद जगती है कि भैया पिछले महीने वाला जो एग था वो तो फर्टिलाइज नहीं हो पाया है, अब यहां से होती है बच्चों नई शुरुआत। तो ओवरी के अंदर क्या देखने के लिए मिलता है बच्चों? ओवरी के अंदर यहां पर होती है फॉलिकल डेवलपमेंट, फॉलिकुलर डेवलपमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हमें यहां पर ध्यान रखनी है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है, ब्लीडिंग जो है वो तब होती है मैम जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल मैम तब कम होता है जब लास्ट मंथ वाला जो कॉर्पस लूटियम है वो रिग्रेस कर गया है, वो डीजनरेट हो गया है, प्रोजेस्टेरोन कम हो गया है, इसलिए ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब 1 या 2-3 दिन में जब मेंस्ट्रुअल फ्लो आपका स्टार्ट हुआ है, तीसरे दिन से ही बच्चों फॉलिकल डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैम अब नया एग बनेगा, नई उम्मीद जागी है यहां पर, है ना? पिछले मंथ वाला जो है फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाया एग, क्या पता इस बार हो जाए। तो हर मंथ जो है हमारी ओवरी के अंदर हमें फॉलिकुलर डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। अब आपको पता है यहां पर क्या होगा बच्चों? यहां पर धीरे 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 जो है जो एफएसएच है बच्चों उसी का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एफएसएच का लेवल जो है वो धीरे 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 क्या शुरू होता है? वो धीरे 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 बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, वो धीरे 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 बढ़ेगा। और इसके बढ़ने का क्या मतलब है बच्चों? फॉलिकुलर एफएसएच के बढ़ने का मतलब है मैम यहाँ पर फॉलिकल जो है वो स्टिमुलेट होंगी और स्टिमुलेट होके हमें पता है बच्चों प्राइमरी से बनेगी अपनी सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से बनेगी बच्चों टर्शरी फॉलिकल, और हमें पता है टर्शरी फॉलिकल से यहाँ पर बन जाने वाली है बच्चों 14th डे में कौन सी फॉलिकल? यहाँ पर मैम अपनी बन जाने वाली है ग्राफियन या फिर मैच्योर फॉलिकल। सो मैं यहाँ पर शॉर्ट में नाम लिख रही हूँ क्योंकि इतना स्पेस नहीं है। प्राइमरी, चलिए पूरा ही लिख देती हूँ, प्राइमरी फॉलिकल। अब फॉलिकल नहीं लिखूंगी, सिर्फ वो लिख रही हूं सेकेंडरी। अंडरस्टूड है कि फॉलिकल की ही बात हो रही है और ये है अपनी टर्शरी फॉलिकल। और बच्चों जो फाइनली बनती है वो कहलाती है अपनी मैच्योर या फिर ग्राफियन फॉलिकल।
सो FSH जो है वो मेंस्ट्रुएशन के, मेंस्ट्रुअल फ्लो के दूसरे, तीसरे, चौथे दिन ही जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ ये हार्मोन आकर के एक्ट करता है बच्चों ओवरी के ऊपर। ओवरी में भी हमें फॉलिकुलर डेवलपमेंट यहां पर देखने के लिए मिलती है। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी फॉलिकल से बच्चों टर्शरी, और टर्शरी फॉलिकल से बनती है मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। हमें पता है ये ग्राफिन फॉलिकल जब डेवलप हो रही है बच्चों, क्या करती है मैम, ये रिलीज करती हैं एस्ट्रोजन। सो यहां पर अगर हम ध्यान दें बच्चों, साथ ही साथ जैसे जैसे फॉलिकुलर डेवलपमेंट हुई है, यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है इंक्रीज इन व्हाट बच्चों, यहां पर एस्ट्रोजन भी जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। क्यों बच्चों एस्ट्रोजन जो है वो क्यों ज्यादा रिलीज हो रहा है? क्योंकि मैम फॉलिकल जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इनमें सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, और जितना ज्यादा सेल का नंबर होगा उतना ही ज्यादा मैम यहां से एस्ट्रोजन रिलीज होने वाला है। सो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और बच्चों 14th डे पर है ना, 14th डे पर जो है हमें देखने के लिए मिलती है FSH की पीक, और 14th डे पर जो है बच्चों हमें देखने के लिए मिलती है एस्ट्रोजन की पीक। क्योंकि यहां पर जो ग्राफिन मैच्योर फॉलिकल है वो अपना पूरा का पूरा क्या हो चुका है बच्चों, जो फॉलिकल है यहां पर मैच्योर फॉलिकल वो फुल्ली डेवलप हो जाती है बिफोर 14th डे। तो यहां पर ये एस्ट्रोजन की पीक हमें देखने के लिए मिलती है। अब बच्चों आगे क्या होगा देखिए, अब नाम भी लिख लेते हैं यहीं पर साइड बाय साइड। यहां पर क्या क्या नाम है, ये वाली जो फर्स्ट फेज है बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरी फेज का बच्चों यहां पर नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। आप देख सकते हैं कि इसका नाम फॉलिकुलर फेज क्यों है, क्योंकि यहां पर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, और यहीं पर बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि यहां पर यूट्रस की उम्मीद दोबारा से जगती है। यूट्रस भी क्या करता है बच्चों, यूट्रस भी मैम जो है वो अपने आप को, अपने में सेल का नंबर इंक्रीज करता है, ठीक है। सो यहां पर ये जो एस्ट्रोजन है, ये एस्ट्रोजन क्या करता है बच्चों, ये एस्ट्रोजन जो है मैम ये उम्मीद जगाता है इस यूट्रस के अंदर, और ये इसकी बढ़ाता है यहां पर प्रोलिफरेशन। सो इसीलिए बच्चों यहां पर यूट्रस की प्रोलिफरेशन देखने के लिए मिलती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। अभी आगे पूरा डिटेल में लिख लेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए। देखिए अब बच्चों जैसे ही 14th डे आता है, FSH की पीक आ गई है, साथ ही साथ बच्चों अभी तक LH में हमें कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिले थे, लेकिन साथ ही साथ यहां पर LH की भी हमें पीक देखने के लिए मिलती है एट 14th डे। सो इस LH की पीक की वजह से बच्चों जो 14th डे पर देखने के लिए मिलती है, इस पीक की वजह से क्या होता है बच्चों, इस पीक की वजह से जो ये अपना मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है ये बर्स्ट कर जाता है, और यहां पर हो जाती है बच्चों ओव्यूलेशन। क्या हो जाती है, 14th डे पर हो जाती है ओव्यूलेशन। और हमें पता है ओव्यूलेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको मैम हम लोग बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, LH की जब पीक आई है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम ही है कि वो क्या करवाएगा, वो ओव्यूलेशन करवाता है, और मैम वो इस कॉर्पस लूटियम को बनाने के बाद इसको मेंटेन भी रखता है। सो हमें LH जो है वो हाई रखना है, ठीक है, यहां तक। अब इसके बाद क्या इन्फ्लुएंस होगा बच्चों, यहां पर हमें पता है कि मैम जिस प्रोजेस्टेरॉन का हमने अभी तक जिक्र नहीं किया है उस प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी हाई हुआ। क्यों, क्योंकि कॉर्पस लूटियम जो है ये बनाने वाला है क्या बच्चों, कॉर्पस लूटियम जो है ये रिलीज करता है मैम बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन। क्या करता है बच्चों, यहां पर जो कॉर्पस लूटियम है वो रिलीज करता है बहुत सारा प्रोजेस्टेरॉन। तो ये हमें देखने के लिए मिलती है प्रोजेस्टेरॉन पीक आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम, थोड़े दिनों बाद, ठीक है। एटलीस्ट 21-22 डेज पे हमें यहां पर पीक देखने के लिए मिलती है प्रोजेस्टेरॉन की, ठीक है। अब बच्चों एस्ट्रोजन के लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा, हमें पता है कि मैम यहां पर बहुत सारी जो फॉलिकल्स की सेल थी वो भर भर के एस्ट्रोजन रिलीज कर रही थी। अब यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है एक डिप, क्योंकि फॉलिकल सेल्स जो हैं वो ब्रेक हुई हैं, यहां पर एक डिप देखने के लिए मिलेगा बच्चों। और साथ ही साथ बच्चों हमें एस्ट्रोजन की एक और पीक देखने के लिए मिलती है। क्यों बच्चों, क्योंकि मैम हमें पता है कॉर्पस लूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन को ज्यादा अमाउंट में रिलीज करता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोजन भी यहां पर रिलीज करता है। तो ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल जो इन्फ्लुएंस है बच्चों वो बिल्कुल ही क्लियर यहां पर होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं आगे कि लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा। अब मुझे ये बताइए FSH और जो LH है बच्चों इनका क्या होना चाहिए। FSH और जो LH है मैम, हम नहीं चाहते कि ओव्यूलेशन हो चुका है, हम ये नहीं चाहते हैं कि अब दूसरा फॉलिकल जो है स्टिमुलेट हो, इसलिए बच्चों FSH और जो LH का लेवल है अपना वो क्या होता है, FSH और LH का लेवल जो है उसको हम कर देते हैं कम।
ठीक है, इनके लेवल को क्या कर देते हैं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है अब, ना तो फॉलिकल को स्टिमुलेट करने की जरूरत है क्योंकि एग ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। अब एग फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, फर्टिलाइजेशन का वेट करेगा और फिर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, और ना ही लुटिनाइजिंग हार्मोन की जरूरत है बच्चों। क्यों? क्योंकि मैम ऑलरेडी कॉर्पस लूटियम बन चुका है। अब इस कॉर्पस लूटियम को बनाने के लिए जो एलएच चाहिए वो रिलीज इतना होता रहेगा। ठीक है, लेकिन एलएच सर्ज जो है, एकदम से एलएच का बहुत ज्यादा बढ़ जाना टू कॉज ओव्यूलेशन, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं मैम एलएच सर्ज। एलएच सर्ज आगे नोट्स में लिखते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब जब एलएच सर्ज हो गया है, ओव्यूलेशन हो गया है, कॉर्पस लूटियम बन गया है, और से फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहां पर आप देखिए, यहां पर एस्ट्रोजन की पीक आई है तो यहां पर प्रोलिफरेशन देखने के लिए मिला है। यहां पर आई है बच्चों प्रोजेस्ट्रॉन की पीक। जब प्रोजेस्ट्रॉन की पीक आएगी बच्चों, यहां पर क्या होगा, यहां पर जो अपनी यूट्रस की जो वॉल है उसके अंदर हमें देखने के लिए मिलेंगी बच्चों बहुत सारी ग्लैंड्स। यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर होगी मैम यूट्रस के अंदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन हमें देखने के लिए मिलेंगी बहुत सारी ग्लैंड्स, जिससे कि जो हमारी एंडोमीट्रियम है वो क्या हो जाए, सिक्रीटरी। किसके लिए बच्चों? क्योंकि हमें पता है कि मैम एंडोमीट्रियम के अंदर ही आकर बैठने वाला है अपना फर्टिलाइज्ड एग या फिर ब्लास्टोसिस्ट। सो यहां पर जो ये एंडोमीट्रियम की लाइनिंग है बच्चों, इसको क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है बहुत ज्यादा सिक्रीटरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए बच्चों प्रोजेस्ट्रॉन का होना बहुत जरूरी है। प्रोजेस्ट्रॉन जो है प्रेगनेंसी में वो एक बहुत हाई अमाउंट में होता है टू मेंटेन दिस एंडोमीट्रियम एंड टू, ठीक है, इसीलिए बच्चों इस लास्ट वाली फेज को हम बोलते हैं सिक्रीटरी फेज, क्योंकि यहां पर बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, और इसी का नाम होता है बच्चों अपना लूटियल फेज, क्योंकि इसी फेज के अंदर हमें कॉर्पस लूटियम जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। अब से फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहां पर जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पाया है, जो एग है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइजर नहीं हो पाया है, तो बच्चों धीरे धीरे क्या होगा, कॉर्पस लूटियम जो है वो हो जाएगी अपनी रिग्रेस। तो यहां पर हमें एंड में देखने के लिए मिलती है रिग्रेसिंग कॉर्पस लूटियम, और एफएसएच एलएच का लेवल भी घट जाएगा, और बच्चों धीरे 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 एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल भी घट जाएगा, क्योंकि मैम जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन है वो निकल रहे थे कॉर्पस लूटियम से और पहले वो निकल रहे थे फॉलिकल से, तो अब उनकी वो ही नहीं है बच्चों, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि अब क्या हो चुका है, अब जो एग था वो रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब में पहुंचा, लेकिन वो वहीं के वहीं खत्म हो गया है, कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। अब बच्चों ये बताइए इस एंडोमीट्रियम का क्या होगा? अब यहां से स्टार्ट होगी बच्चों नेक्स्ट साइकिल, क्योंकि आपको पता है यहां से स्टार्ट होगी बच्चों नेक्स्ट साइकिल, क्योंकि मैम एंडोमीट्रियम जो है वो बनी हुई है, वो ब्लीडिंग की फॉर्म में जो है बॉडी से बाहर टूट टूट कर निकलने वाली है। सो यहां पर 29th या 30th डे पर होगी स्टार्ट नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो यहां पर आप देख सकते हैं, इसीलिए मैंने बताया था कि एफएसएच और एलएच का लेवल जो है वो कम है, इस वजह से कॉर्पस लूटियम जो है रिग्रेस कर गया है, प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से हमें यहां पर ब्लीडिंग दोबारा से देखने के लिए मिलेगी, और दोबारा से बच्चों यही साइकिल जो है वो रिपीट होगी उस फीमेल के अंदर। पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर फॉलिकुलर फेज, फिर सिक्रीटरी फेज। पहले मेंस्ट्रुअल फेज, यहां पर फेज लिख लीजिए बच्चों, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज एंड सिक्रीटरी फेज। ठीक है, सो ये सारी बातें हमें क्लियर होनी चाहिए। एक बार और इसको देख लेते हैं बच्चों, मैं आपको समझा देती हूँ इसको एक बार। एफएसएच और एलएच का लेवल पहले कम है शुरुआत में जब ब्लीडिंग हो रही है, और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल भी कम है, एस्ट्रोजन का लेवल भी कम है। धीरे 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 जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, धीरे 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 जो है फॉलिकल जो है वो दोबारा से जो है फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। एफएसएच का लेवल जो है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज। ठीक है, अब यहां पर हमें 14th डे में क्या देखने के लिए मिल रहा है बच्चों, और फॉलिकल से निकल रहा है कौन सा हार्मोन, फॉलिकल से रिलीज हो रहा है एस्ट्रोजन। वो एस्ट्रोजन जो है यूट्रस की लाइनिंग को कर रहा है बच्चों प्रोलिफरेट, उसमें सेल का नंबर इंक्रीज करता है। जैसे ही 14th डे पर एफएसएच और एलएच की पीक आती है बच्चों, और साथ साथ एस्ट्रोजन की पीक हमें देखने के लिए मिल रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस वन बच्चों। एफएसएच की पीक क्यों है, एफएसएच की पीक मैम 14th डे के अराउंड इसलिए है क्योंकि यहां पर हमारे पास है मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, क्योंकि मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल के अंदर मैम बहुत सारी सेल्स हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स हैं, वो सेल्स भर भर के एफएसएच रिलीज कर रही है ना, नहीं सॉरी, ये जो एफएसएच है ये क्या कर रहा है बच्चों, एफएसएच जो है मैम ये स्टिमुलेट कर रहा है इन फॉलिकल्स को। ठीक है, सो यहां पर जो एफएसएच है बच्चों वो बहुत ज्यादा इसलिए होता है 14th डे पर, क्योंकि मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बना है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई
FSH, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। FSH जो है वो बनाता है यहाँ मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स को, क्योंकि ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अब बच्चों यहाँ पर इस मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल से निकलता है बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन। सो एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ा है, लेकिन वो पीक आया है 14th डे पर। कॉर्पस लूटियम बनने के बाद प्रोजेस्टेरॉन की पीक हमें देखने के लिए मिल रही है, और साथ ही साथ हमें एक और पीक देखने के लिए मिल रही है बच्चों एस्ट्रोजन की, क्योंकि कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है और कॉर्पस लूटियम से एस्ट्रोजन जो है वो कम कम रिलीज होता है, और धीरे धीरे FSH और LH की यहां पर हमें डिके देखने के लिए मिल रहा है, डिक्लाइन हो रहा है उनका अमाउंट। और प्रोजेस्टेरॉन हाई होने की वजह से बच्चों जो अपनी एंडोमीट्रियम है, यूट्रस के एंडोमीट्रियम है, वो बहुत ज्यादा क्या हो गई है, ग्लैंडुलर हो गई है, यहां पर सिक्रीटरी हो गई है, ठीक है। और अगर यहां पर लेवल जो है हार्मोन्स का कम होगा, अगर यहां पर कॉर्पस लूटियम जो है वो रिग्रेस होगी, हमें पता है अगर प्रेगनेंसी होती है तो ये कॉर्पस लूटियम जो है वो 3 मंथ्स तक बच्चों यहां पर रहने वाला है, और 3 मंथ्स तक प्रोजेस्टेरॉन को यही सप्लाई करने वाला है फीमेल की बॉडी में, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, अगर प्रेगनेंसी होती है तो। लेकिन यहां पर कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यहां पर प्रेगनेंसी नहीं हुई है, इसलिए जो है कॉर्पस लूटियम वो रिग्रेस कर गया है, वो डिजेनरेट कर गया है, और यहां पर आ गई है अपनी नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा फ्लो बच्चों जो है हमें यहां पर क्लियर होना चाहिए। चलिए अब इसी चीज को बच्चों पूरा का पूरा हम लोग एनसीईआरटी एक डायग्राम में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये चीज मैंने आपको पूरी क्लियर कर दी है कि किस तरीके से FSH और LH का लेवल जो है वो बढ़ रहा है, किस तरीके से यहां पर जो फॉलिकल्स है वो डेवलप हो रहे हैं, किस तरीके से मैच्योर फॉलिकल में से ओव्यूलेशन हो रहा है बच्चों, कॉर्पस लूटियम बनता है और फिर कॉर्पस लूटियम जो है वो रिग्रेस कर जाता है। एस्ट्रोजन की हमें 2 पीक देखने के लिए मिलती है, एक बिफोर 14th डे या एट अराउंड 14th डे, और एक बच्चों में बाद में देखने के लिए मिलती है। क्यों? क्योंकि जो कॉर्पस लूटियम है प्रोजेस्टेरॉन बनाता है बहुत ज्यादा, और ये बहुत थोड़ा थोड़ा अमाउंट में ये एस्ट्रोजन रिलीज करता है, और यहां पर मेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो देखने के लिए मिलता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है यहां पर वो है कम। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होने की वजह से ही मेंस्ट्रुएशन देखने के लिए मिलता है। और यहां पर बच्चों अगर हम ध्यान दें तो यहां पर मैम जो एंडोमीट्रियम है यूट्रस की, वो धीरे 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 अपने सेल का नंबर इंक्रीज करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन, और यहां पर ये बहुत ज्यादा जो है ग्लैंडुलर हो जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, जो कि बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। सो ये डायग्राम आपको बच्चों यहां पर क्लियर होना चाहिए। चलिए अब यहां पर जितनी हमने चीजें पढ़ी हैं उनको हम थ्योरी की फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए फर्स्ट फेज है बच्चों मेंस्ट्रुअल फेज, है ना। मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है? देखिए मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स, इस फेज में क्या होता है बच्चों? इस फेज में मैम ये फर्स्ट इनिशियल फेज है। पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? दिस इज फर्स्ट इनिशियल फेज। इस फेज में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स फॉर कितने डेज बच्चों? फॉर 3 to 5 डेज। मेंस्ट्रुअल फेज में जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, बॉडी से ब्लीडिंग होती है फॉर 3 to 5 डेज, और ये फर्स्ट और इनिशियल फेज है। और बच्चों यहां पर क्या देखने के लिए मिलता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो होता क्यों है बच्चों? मेंस्ट्रुअल फ्लो occurs when breakdown of, क्या क्या टूट रहा है बच्चों? breakdown of uterine endometrial lining and its blood vessels which form liquid and comes out of the vagina ठीक है बच्चों। क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज जो है मैम वो फर्स्ट और इनिशियल फेज है, उसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, 3 से 5 दिन का फेज है। और मेंस्ट्रुअल फ्लो में बेसिकली हो क्या रहा है कि मैम जो अपनी यूट्रस की एंडोमीट्रियम की लाइनिंग है वो, और साथ ही साथ जो ब्लड वेसल्स हैं वहां पर वो टूटती हैं, वो एक लिक्विड की फॉर्म में वजाइना से बाहर आती हैं, फॉर्म्स अ लिक्विड एंड कम्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू वेजाइना के थ्रू बाहर आती हैं बॉडी से, ठीक है। ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुएशन किस चीज का इंडिकेशन है बच्चों? हाँ जी, मेंस्ट्रुएशन का क्या मतलब है? कब होगा मेंस्ट्रुएशन? मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ओवम इज
नॉट फर्टिलाइज, हमने पढ़ ली है ये बात। मेंस्ट्रुएशन बच्चों तभी देखने के लिए मिलेगी जब ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है, जब कोई भी प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश नहीं हुई है, या फिर बच्चों और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं मेंस्ट्रुएशन होने के। अदर रीजंस क्या क्या है बच्चों? अचानक से भी कभी कभी मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, जैसे कि स्ट्रेस वाली कंडीशन में, स्ट्रेस वाली कंडीशन में मेंस्ट्रुएशन हो जाता है बच्चों, और पुअर हेल्थ की वजह से मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के बाद जो है। तो यहां पर जो है बहुत सारे रीजंस हैं इस चीज के कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो कब होता है। एक चीज तो ये है कि ओवम जब फर्टिलाइज नहीं हुआ है तब मेंस्ट्रुएशन देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन कई बार स्ट्रेस की वजह से, एग्जाम का स्ट्रेस, शादी का स्ट्रेस, वहां पर भी आपको मेंस्ट्रुएशन देखने के लिए मिलता है, या फिर पुअर हेल्थ, किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, उसका इरेगुलर कुछ चल रहा है मेंस्ट्रुएशन, सो वहां पर भी चांसेस। और चाइल्ड बर्थ के बाद तो हमें पता है कि मेंस्ट्रुएशन के यहां पर पूरे चांसेस हैं, ठीक है। चलिए अब बच्चों सेकंड फेज को डिटेल में पढ़ लेते हैं। फॉलिकुलर फेज देखिए, फॉलिकुलर फेज में क्या हुआ है बेसिकली, फॉलिकुलर फेज में एक्चुअल में हुआ ये है कि मैम जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं उन्होंने ग्रो करके क्या बनाया है, उन्होंने ग्रो करके बनाया मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। तो जो फर्स्ट चीज हमें यहां पर देखने के लिए मिली है, फर्स्ट स्टेप हमें देखने के लिए मिला है, वो ये है प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रोज टू फॉर्म मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है। फॉलिकुलर फेज का नाम ही बच्चों फॉलिकुलर फेज इसीलिए है क्योंकि मैम यहां पर जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो ग्रो कर करके, डेवलप कर करके कन्वर्ट होती हैं मैच्योर या फिर ग्राफिन फॉलिकल के अंदर। दूसरी चीज बच्चों यहां पर साथ ही साथ साइमल्टेनियसली एक और चीज यहां पर देखने को मिलती है, इस फेज को हम लोग बोलते हैं प्रोलीफरेटिव फेज। अब यहां पर आपको ये रीजन पता चल जाएगा कि इस फेज का नाम क्यों है। देखिए अगर हम सेकंड फेज में ओवरी को देखते हैं, यहां पर प्राइमरी फॉलिकल जो है वो कन्वर्ट होते हैं मैच्योर या फिर ग्राफिन फॉलिकल में, इसीलिए सेकंड फेज का नाम है फॉलिकुलर फेज, क्योंकि फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ओवरी, ये नाम है। अगर ओवरी में हम चेंजेस चेक करते हैं तो उसका नाम पड़ता है फॉलिकुलर फेज। लेकिन बच्चों अगर हम सेकंड फेज के दौरान यूट्रस को देखते हैं तो वहां हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, वहां हमें देखने के लिए मिल रहा है मैम क्या, वहां हमें देखने के लिए मिल रहा है एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस की वो रीजनरेट करती है। अगर हम बात करते हैं यूट्रस के रिस्पेक्ट में तो यहां पर इस फेज का नाम होता है प्रोलीफरेटिव फेज। इसको डिटेल में लिखते हैं क्या हो रहा है यहां पर, साथ ही साथ दोनों चीजें चल रही हैं, एंडोमेट्रियम of uterus regenerates through proliferation। ऐसे सवाल भी बच्चों आ जाते हैं कि बताइए इस फेज का जो नाम है वो ऐसा क्यों है। ये बात भी आपको यहां पर ध्यान रखनी है। सेकंड फेज जो है वो फॉलिकुलर फेज है क्योंकि उसमें प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में डेवलप हो रहे हैं, और सेकंड फेज का ही नाम है प्रोलीफरेटिव फेज क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस की वो रीजनरेट करती रहती है, वो अपना नंबर इंक्रीज करती है बाय प्रोलीफरेशन, और दोनों प्रोसेस जो है साथ साथ में चल रही हैं। हमें पता है जो प्राइमरी फॉलिकल है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH जो रिलीज हो रहा है अपने एंटीरियर पिट्यूटरी से, उसके इन्फ्लुएंस में ये ग्राफिन फॉलिकल बनाती हैं। और बच्चों हमें पता है ये जो प्रोलिफरेशन देखने के लिए मिल रहा है यूट्रस में, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैम जो ये फॉलिकल्स हैं ये फॉलिकल्स रिलीज करती हैं एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में जो है एंडोमेट्रियम के अंदर हमें सेल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज होने को मिल रहा है। देखिए अब अगर हम बात करते हैं बच्चों इन चेंजेस की, तो ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, दीज चेंजेस इन द ओवरी and uterus are induced, क्यों इंड्यूस हो रहे हैं बच्चों ये चेंजेस, are induced by the change in the level of anterior pituitary hormones, anterior pituitary and ovary hormones। सही बात है कि नहीं।
अगर हम कह रहे हैं कि हमें फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज में ओवरी के अंदर और यूट्रस के अंदर ये चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, तो वो क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि मैम जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स है वो अपना इंपैक्ट डाल रहे हैं ओवरी के ऊपर, और जो ओवरी से फिर हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं मैम वो इंपैक्ट डाल रहे हैं यूट्रस के ऊपर। सो यहाँ पर ओवरी के हार्मोन्स और एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स का यहाँ पर रोल है, इसलिए यहाँ पर ये चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं सेकेंड फेज के अंदर। चलिए बच्चों, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की। ये स्टेटमेंट जो है अपनी नीट में आई हुई है। अगर हम फॉलिकुलर फेज में बात करते हैं बच्चों, तो ये चीज सही है या नहीं आप सोचिए इसको एक बार। FSH और जो LH का सिक्रीशन है वो ग्रेजुअली जो है बढ़ रहा है। ये चीज मैंने आपको डायग्राम में भी बताई है। जब डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि क्या आपको बोला जा रहा है। हमें पता है जब फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है तो धीरे 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 फॉलिकल्स डेवलप होती हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से मैच्योर। सो धीरे 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 जो है FSH और LH का लेवल जो है, गोनाडोट्रोपिन्स का लेवल जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, ये नीट में हमसे पूछी गई है। देखिए, द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, गोनाडोट्रोपिन्स कौन है बच्चों? FSH एंड LH gradually increases during follicular phase। फॉलिकुलर फेज में जो है FSH और LH का लेवल जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ा है। और इसकी वजह से क्या हुआ है बच्चों? इसकी वजह से इंड्यूस हुआ है क्या बच्चों? इसकी वजह से हुई है फॉलिकुलर डेवलपमेंट, फॉलिकुलर, एंड दिस इंक्रीज हैज इंड्यूस्ड फॉलिकुलर डेवलपमेंट। और फॉलिकुलर डेवलप होने की वजह से बच्चों क्या हुआ है? दूसरी चीज, फॉलिकुलर डेवलपमेंट की वजह से मैम यहां से सिक्रीट हुआ है सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप पता होनी चाहिए, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको हार्मोन्स वाली जो कहानी है वो क्लियर नहीं है, फिर दिक्कत आ सकती है। सो फॉलिकुलर फेज में जो है, अगर हम बात करते हैं गोनाडोट्रोपिन्स की, तो वो ग्रेजुअली उनका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हुआ है। ग्रेजुअली इंक्रीज होने की वजह से मैम फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हुआ है, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शरी एंड टर्शरी टू मैच्योर। और ये जो कन्वर्जन है प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शरी एंड टर्शरी टू मैच्योर, इसी की वजह से मैम यहां पर एस्ट्रोजन जो है वो रिलीज हो रहा है बहुत ज्यादा बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स। ठीक है, और बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? पीक कहां देखने के लिए मिल रही है हमें पीक देखने के लिए मिल रही है, यहां पर नोट कर लेते हैं, बोथ FSH एंड LH शो पीक लेवल एट द पीक लेवल। कब पीक लेवल है बच्चों? एट द मिड ऑफ साइकिल, है ना। बोथ FSH एंड LH शो पीक लेवल एट द मिड साइकिल या मिड ऑफ द साइकिल। ठीक है, और कब है बच्चों? 14th डे। हमें ये चीज पता है कि 14th डे पर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो इन हार्मोन्स का लेवल जो है वो अपना पीक पर है, मैक्सिमम है। ठीक है, अब बच्चों बात कर लेते हैं ओव्यूलेटरी फेज की, यानी कि ओव्यूलेशन की। देखिए, ओव्यूलेशन कब देखने के लिए मिल रहा है? ओव्यूलेशन का मतलब है मैम, ओव्यूलेशन हमें तब देखने के लिए मिल रहा है 14th डे पर, जब LH का अमाउंट जो है वो मैक्सिमम लेवल पर रीच करता है। जैसे ही LH सर्ज हमें देखने के लिए मिलता है एट द मिड ऑफ द साइकिल, वहीं पर बच्चों होता है ओव्यूलेशन। सो ओव्यूलेटरी फेज या फिर ओव्यूलेशन के बारे में क्या लिख सकते हैं बच्चों? ओव्यूलेटरी फेज या ओव्यूलेशन के बारे में हम लिख सकते हैं रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH, rapid secretion of LH leads to its maximum level at the mid of cycle. At the mid of the cycle, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल 14th डे पर जो है अचानक से जो है वो LH का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है। रैपिड सिक्रीशन, एकदम से बहुत ज्यादा रिलीज होता है। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीड्स टू इट्स मैक्सिमम लेवल एट द मिड ऑफ द साइकिल, और इसी चीज को बच्चों हम लोग बोलते हैं LH सर्ज। और इस LH सर्ज की वजह से क्या होता है बच्चों? दिस LH सर्ज इंड्यूसेस ओव्यूलेशन।
और ओव्यूलेशन में हमें पता क्या होता है बच्चों, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी। ठीक है, सो ये चीज देखने के लिए मिलती है और इसी का मतलब है मैम यहां पर क्या रप्चर होता है बच्चों, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। जो ग्राफियन फॉलिकल है वो अपना रप्चर हो जाता है, ओव्यूलेशन यहां पर हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, सो एलएच सर्ज आपको पता होना चाहिए। एलएच सर्ज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब एलएच का जो अमाउंट है मिड ऑफ द साइकिल में वो बहुत ज्यादा हो जाता है, उसी को एलएच सर्ज बोलते हैं, जिसकी वजह से जो है ग्राफियन फॉलिकल वो अपना रप्चर करता है और उसमें से सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर निकलता है, उसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब बात कर लेते हैं बच्चों यहां पर लास्ट फेज की। ठीक है, सो ल्यूटियल फेज इज फॉलोड बाय ओव्यूलेटरी फेज। हमें पता है पहला फेज कौन सा है बच्चों, पहला फेज जो है यहां पर वो है मैम अपना मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा फेज है फॉलिकुलर फेज, उसके बाद आया एक छोटा सा ओव्यूलेटरी फेज जो एक ही दिन में आया 14th डे पर, और मैम नेक्स्ट आ गया है अपना ल्यूटियल फेज। सो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या लिखनी है, ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज। देखिए एनसीईआरटी की लाइन है तो याद रखनी है, ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज, या फिर इसी फेज का नाम है मैम सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज, है ना। ओव्यूलेटरी फेज के बाद आता है अपना ल्यूटियल फेज। अब यहां पर क्या देखने के लिए मिल रहा है बच्चों, यहां पर ये देखने के लिए मिल रहा है कि मैम जो ग्राफियन फॉलिकल था जो रप्चर हुआ था उसकी रिमेनिंग जो बचा है ना, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ उसके जो रिमेन्स बचे हैं, रिमेनिंग parts of mature graphene follicle, remaining parts of mature graphene follicle transforms as, किसमें कन्वर्ट होते हैं बच्चों, किसमें ट्रांसफॉर्म होते हैं, ट्रांसफॉर्म्स एज कॉर्पस लूटियम। क्या बोलते हैं बच्चों, जो रिमेन्स बचे हैं उनको हम लोग बोल रहे हैं कॉर्पस लूटियम। ठीक है, और ये कॉर्पस लूटियम क्या करता है बच्चों, ये कॉर्पस लूटियम यहां पर सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ, दिस कॉर्पस लूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। और इस प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से क्या होता है बच्चों, इस प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से मैम हम मेंटेन कर पाते हैं किसको, यूट्राइन एंडोमीट्रियम को। इट इज हेल्पफुल, इट इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ यूट्राइन एंडोमीट्रियम। और यूट्राइन एंडोमीट्रियम का मेंटेन करना क्यों जरूरी है बच्चों, यूट्राइन एंडोमीट्रियम को मैम मेंटेन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं पर बैठने वाला है जाकर अपना फर्टिलाइज्ड ओवम। सो दिस मेंटेनेंस इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, सो ये चीज हमें पता होनी चाहिए पूरी की पूरी इन डिटेल। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमारी एनसीईआरटी में एक यहाँ पर कुछ ऐसा दिया हुआ है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, जो बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं वो हमें सारी पता है। ठीक है, इससे पहले मैं एक एनसीईआरटी की लाइन आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ जो नीट में भी पूछी गई है। ठीक है, एनसीईआरटी की एक लाइन है जो यहाँ पर हमसे डिटेल में पूछी गई है कि जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन होता है, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ, cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase, indicator of normal reproductive phase, normal reproductive phase। ठीक है, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का इंडिकेशन है बच्चों क्या, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन बिटवीन मिनार्क एंड मीनोपॉज। मतलब मिनार्क और मीनोपॉज के बीच में आपको रेगुलर मेंस्ट्रुएशन होती रहनी चाहिए। इसी से पता चलता है कि आप जो हैं वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं, या आपका ये नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज है। ठीक है, एक चीज और बच्चों यहां पर हमें जान लेनी चाहिए कि मैम यहां पर आगे होता क्या है ना। यहां पर दो चीजें हो सकती हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी डिस्कस किया है तो हम भी इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। अगर बच्चों यहां पर कॉर्पस लूटियम बना है और कॉर्पस लूटियम जो बन चुका है, अगर यहां पर हो जाती है प्रेगनेंसी, अगर कॉर्पस लूटियम के बनने के बाद प्रेगनेंसी हो जाती है तो यहां पर हमें कभी भी अब कई महीनों के लिए 9 months के लिए क्या नहीं देखने के लिए मिलेगी बच्चों, यहां पर नो मेंस्ट्रुएशन, है ना। इसका मतलब ऑल द इवेंट्स ऑफ
मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। इसका मतलब जो ओवरी है हमारी वो लूटियल फेज में सीज हो जाएगी और जो हमारा यूट्रस है जो सिक्रेटरी फेज में है वो वहीं का वहीं सीज हो जाएगा। बाकी यहां पर अब कोई भी इवेंट नहीं चलने वाली है, सारी की सारी इवेंट जो है वो रुक जाएंगी। लेकिन बच्चों अगर यहां पर कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इफ नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है मतलब यहां पर कोई भी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, फिर क्या होगा बच्चों, फिर यहां पर होता है मैम डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमीट्रियल लाइनिंग। एंडोमीट्रियम की जो लाइनिंग है या एंडोमीट्रियम है जो यूट्रस की, वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगी और बच्चों क्या होगा, कॉर्पस लूटियम जो है वो डीजेनरेट कर जाएगा। डीजेनरेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम, क्योंकि कॉर्पस लूटियम अगर डीजेनरेट करेगा बच्चों, प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटेगा, उसी की वजह से डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमीट्रियम ऑफ यूट्रस हो जाएगा। सो यहां पर जो है डिसइंटीग्रेट कर जाने वाला है और यहां पर आ जाने वाली है अपनी मेंस्ट्रुएशन, मतलब यहां पर नेक्स्ट साइकिल जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज भी हमें क्लियर होनी चाहिए पूरी इन डिटेल, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए ताकि हम जब पढ़ें तो हमें चीजें समझ में आए। कॉर्पस लूटियम बना है, अगर कॉर्पस लूटियम के बनने के बाद प्रेगनेंसी हुई है सो यहां पर कभी भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, सारी ओवरी यूट्रस जो है वो लूटियल और सिक्रेटरी फेज में जो है वो सीज हो जाएंगे, वहीं के वहीं रुक जाएंगे। लेकिन अगर बच्चों कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मतलब कोई प्रेगनेंसी नहीं हमें देखने के लिए मिलती है, सो फिर मैम यहां पर क्या होगा, कॉर्पस लूटियम जो है वो डिजेनरेट करेगी, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो घटेगा, जिसकी वजह से जो एंडोमीट्रियम है वो सारी की सारी डिसइंटीग्रेट कर जाएगी, टूट जाएगी और उसी को हम लोग बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन। सो यहां पर स्टार्ट हो जाएगी अपनी नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये भी नीट में स्टेटमेंट पूछी गई है तो हमें पता होना चाहिए, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज बिटवीन मिनार्क एंड मीनोपॉज। ठीक है, चलिए कुछ नॉर्मल सी बातें यहां पर दी हुई है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, इनको पढ़ लेते हैं। देखिए, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स हमें पता है। टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली, यूज सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स। ठीक है, चेंज सैनिटरी नैपकिन्स एंड होममेड पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर्स, है ना, 4-5 घंटे के बाद आपको चेंज करते रहना है फॉर हाइजीन, टू मेंटेन हाइजीन। डिस्पोज ऑफ द यूज सैनिटरी नैपकिन्स प्रॉपरली, रैपिंग इट विद अ यूज्ड पेपर, है ना, पेपर में रैप करके ही आपको नैपकिन्स को फेंकना है। डू नॉट थ्रो द यूज नैपकिन्स इन द ड्रेन पाइप ऑफ टॉयलेट और इन द ओपन एरिया। आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन्स वॉश हैंड्स विद सोप। ठीक है, सो यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं किस तरीके से हम मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन रखते हैं। सो वो सारी बातें हमें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। सो बच्चों, विद दिस वी हैव फिनिश्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो यहाँ पर आपको इसके बाद एक बार एनसीईआरटी को रीड करना है, डायग्राम को बहुत फोकस्ड होकर बनाना है, क्योंकि डायग्राम अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको हार्मोनल चेंजेस समझ में आ रहे हैं कि किस तरीके से एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स जो हैं वो ओवरी के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, ओवरी के जो हार्मोन्स हैं वो यूट्रस के ऊपर इंपैक्ट डाल रहे हैं, तो आपको इसमें कोई भी डाउट आने नहीं वाला है। नीट के आपके सारे सवाल यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, जिसमें हम लोग फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है।